एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने समझ लिया कि प्लस और माइनस चार्ज मिल करके अगर बनाते हैं ये, यानी प्लस माइनस चार्ज अगर डिस्टेंस पे हो, ये जो सिस्टम होगा इसको डाइपोल बोलेंगे। डाई मतलब दो, पोल मतलब एंड, ठीक है, प्लस माइनस टू एंड। ओके, नाउ इनके बीच की डिस्टेंस अगर 2L हो तो इनका जो इलेक्ट्रिक मोमेंट या उसको बोलेंगे हम डाइपोल का मोमेंट बोलेंगे, ठीक है, वो P, उसको P से लिखेंगे, उसकी वैल्यू P इक्वल टू 2QL होगी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है P के साथ में है वो इसके डायरेक्शन को लेकर के है। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। कहाँ पे होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो डाइपोल हमने समझ लिया, तो हम निकालने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो क्या निकालना है? जो मेन डेरिवेशन है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल, डाइपोल में दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है, ओके। यस सर। खाली साइन का डिफरेंस रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंपटीशन के लिए, इसलिए इसको लिख करके अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके दो केसेस बनते हैं, तो उसमें से पहला केस हम देखने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। कहाँ पे? एट ए पॉइंट on the axial line, on the axial line। चलिए एक डाइपोल बनाते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं। बन गया डाइपोल, इस पे चार्ज रख देते हैं। क्या रखते हैं? इस पे चार्ज रखते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज रख दिया हमने। ये आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया। इस डाइपोल का ये मिडिल पॉइंट हो गया, हमने मान लिया कि मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं, मिडिल पॉइंट वाले जो पॉइंट है इसको लेट्स से कि ये जो है आपका कोई पॉइंट ओ है। क्या है? मिडिल पॉइंट जो है ये कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है एक डिस्टेंस है जहाँ पे हमको ये निकालना है। लेट अस से दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो ध्यान रखना है कि इसका टोटल लेंथ 2L होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो L होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी ये भी L होगी, ठीक है। अब इस डेरिवेशन में हमको एक बात समझ में आ जाएगी कि 2L डिस्टेंस लेने का बेनिफिट क्या है। 2L डिस्टेंस लेने का बेनिफिट ये होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी की है, सपोज कि ये x डिस्टेंस है। कितना है? x डिस्टेंस है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है ये। या और बेटर कुछ लिखें तो इसको अगर r में लिखना चाहते हैं तो r लिख लेते हैं, क्योंकि y लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसको r लिख लिया, तो r क्या हो गया? r हो गया डाइपोल के मिडिल पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ओके बेटा,
चलिए इन पॉइंट्स Yes, को कुछ sir. नाम दे देते हैं कि जो जिस पॉइंट पे है। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ऑलरेडी ओ हमने बता दिया है, ये पॉइंट इसको बनाते हैं ए। तो बी को भी थोड़ा ऊपर लिख दें, डिस्क्रिमिनेट क्यों करना बी को डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाए, इसको भी यहाँ पे लिख दिया जाए, ये एल डिस्टेंस दिखा दिया जाए। तो पॉइंट हो गया ए बी पी एंड ओ, ओ मिडिल पॉइंट है आपके पास में। चलिए एक लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें बोर्ड में ड्राइव करना है तो लिखना पड़ेगा आपको। देखो ए लाइन passing through a line passing through the negative and positive charges of the dipole of the electric dipole is called the axial line of the electric dipole। ठीक है, तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है बी ए पी, ये आपकी एक्सियल लाइन हो जाएगी। ठीक है, a line passing through the negative and positive charges of the electric dipole is called the axial line of the electric dipole। now suppose an electric dipole AB is located in a medium of dielectric constant K as shown in figure। Let the dipole consist of 2 point charges minus q and plus q separated by a short distance 2L 2L meter। Okay, let PBN observation point on the axial line such that its distance
from the midpoint O of the electric dipole is R. ओके, तो जो कुछ आपको डायग्राम में दिख रहा था वो सारी चीजें लिख दी गई हैं अब तक जितनी चीजें उसमें दिख रही हैं कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली आपके पॉइंट ए और बी पे है। इस तरीके से ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। ए बी के बीच की लेंथ 2l है, ओ इसका मिडिल पॉइंट है और ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारा एम है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना नोट कर लिया? कर लिया सर। So now our target is now then the intensity of electric field at P can be calculated as below. ठीक है, as below. Number 1, A electric field due to charge plus Q at P. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट P, इसको बोलेंगे हम E1 या इसको E प्लस कहीं कहीं पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? E प्लस लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। हाँ हेलो, बात पूछनी थी। बोलो। चलिए, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट P। ये कितना होगा? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K। चार्ज Q है तो Q अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q फ्रॉम P। तो चार्ज Q का डिस्टेंस P से कितना है? ये AP डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है ये? AP। अगर ध्यान से देखिए हम तो ये है आपका R माइनस L। कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? AP स्क्वायर। अब प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा आपका E1, उसका डायरेक्शन ये होगा, दूर होगा इससे। ठीक है, तो E1 का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा अपने आप को, तो लिख लो along the direction of OP, along the direction of OP। ठीक है, ये E1 हो गई। इसी का B पॉइंट क्या बनेगा? दो चार्ज है, दोनों का चार्ज लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट P कितना हो जाएगा? लेट्स से दिस इज E2। कई बार इसको E माइनस लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन K। Q का Q ही रहेगा। नीचे क्या बनेगा ये देखने वाली चीज है। नीचे आपका BP बनेगा। क्या बनेगा?
नीचे बनेगा आपका बीपी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? बीपी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो देखो नेगेटिव चार्ज क्या इसकी तरफ होता है डायरेक्शन, ये E2 इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? along OB। ठीक है, या along the direction जो पूरा along the direction of OB। ठीक है बेटा, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है। और यहाँ पे ध्यान दो तो AP की वैल्यू कितनी है? R-L है, और जो BP की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? R+L हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लो चाहे, where AP is R-L, where BP equal to R+L फ्रॉम फिगर। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड। ओके, सो द रिजल्टेंट field at P due to electric dipole AB, E will be given as E1 plus E2, E1 plus E2। ठीक है, E will be given as E1 plus E2, मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लो, Q बाई K कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा, क्या बच जाएगा? देखो एक मिनट, देखो दोनों का साइन नेगेटिव है तो प्लस के बजाय हम माइनस साइन लगा लें, अदरवाइज हमको डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन यहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है इसलिए साइन नहीं लगाया हुआ है, तो बेहतर होगा यहाँ पे हम माइनस करके लिख लें, E1 माइनस E2 Q बाई K, ये बन जाएगा 1/AP का स्क्वायर माइनस 1/BP का स्क्वायर। इतना नोट कर लो, फिर इसको ले चल के नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, E इक्वल टू हमको मिला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई K, ब्रैकेट में 1/AP था, AP की वैल्यू कितनी है? R-L का स्क्वायर माइनस BP की वैल्यू कितनी है? R+L का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना एक काम होगा अपना, तो करते हैं सॉल्व इसको, क्योंकि जरूरी है सॉल्व करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई K, और जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, इसको स्क्वायर भी कर देंगे, तो R² प्लस L² प्लस 2RL हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे इसके स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस R² माइनस L², ये माइनस 2RL होता तो माइनस L मल्टीप्लाई करके 2RL हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अपान देखो ये बन जाएगा R माइनस L, R+L, इसका भी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में डाल दे और इसका टोटल का स्क्वायर कर दे तो बात चल जाएगी ना, बात बराबर हो गई ना? यस सर। अब देखो ऊपर से क्या क्या कैंसिल होगा, ऊपर से R² कैंसिल, L² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास में? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई K बचेगा। अब फार्मूला होता है A+B इंटू A माइनस B
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करो और ऊपर आप लिख दो 4, क्या हो गया 4 आर एल। तो क्या करो उसको 4 ना लिख करके ऐसे लिखो 2 इंटू 2 आर एल। बात ठीक है? 4 हो गया, 2 + 2 4। चलो एक स्टेप और लिख करके करेंगे आगे, एक स्टेप लिख लो फिर करेंगे इसको। 4 आर एल कर लो, अंदर हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फील्ड हो गया। अब देखो इसको सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा और लिखे तो ई का एक तो फार्मूला आपका ये हो गया बेटा, यहाँ पे ई का एक फार्मूला आपका ये हो गया। अब इसी फार्मूले को इस तरीके से लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। इस क्यू को अंदर ले आओ, क्यू को अंदर लाओ और इसको लिखो 2QL। क्या लिखो 2QL, ठीक है। 2 को बाहर कर दो, आगे R लिख दो, ये हो जाएगा 4QLR। जो लिखा था वही रहेगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि 2QL जो होता है ये आपका इक्वल टू 3। यस, ये डाइपोल मोमेंट P होता है। तो इसकी वैल्यू P को पुटअप कर दो तो E इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका दूसरा फार्मूला। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, आपने के मिस कर दिया। हेलो सर के मिस कर दिया सर आपने। मिस कर दिया तो के लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये बन गया फार्मूला। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओपी। किधर होगा? अलोंग ओपी। क्यों अलोंग ये ओपी होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप पीछे आके मिलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से दो, एपी कम है बीपी से बड़ा है, तो एपी कम है तो ई बड़ा हो जाएगा E2 से, ठीक है। इसलिए इनका रिजल्टेंट E1 माइनस E2 निकाला था हमने, तो डायरेक्शन इसका E1 के डायरेक्शन में रह जाएगा, यानी अलोंग ओपी रह जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला लिख लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस is given as 1/4 pi epsilon k 2PR upon r square minus l square का होल स्क्वायर। अब एग्जाम में सिर्फ इतने भी बंद नहीं करता है, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें कुछ कंडीशन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली और वेरीज या प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन बनेगी उसको देखते हैं जरा। तो इसी में है E इक्वल टू, आपने फार्मूला निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन k 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? नाउ इफ L इज वेरी स्मॉल, ऑलरेडी हमने लिखा है कि इस शॉर्ट डिस्टेंस है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, that is L is less than R, then L square will be less than R square, okay, less than R square, ठीक है। then तो L इससे square, फर्क पड़ता है कितने लेस देन लगाए? क्या बेटा?
सर इससे फर्क पड़ता है कितना लेस देन लगाए, मतलब नहीं नहीं, इसका? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ दिखाने के लिए, बच्चों के लिए है, ठीक है, ओके सर। सिर्फ आपके लिए है। अगर एग्जाम ओके में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देंगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो L इक्वल टू 2 हो और R इक्वल टू 10 हो, तो L स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका 5 टाइम था, और यहाँ पे ये अगर इसका इसको 20 करते हैं हम टाइम्स तो हो गया। 25 टाइम हो गया, यस है ना। सर। तो इसलिए हमने दिखाया यहाँ पे इस तरीके से, ये बच्चों को दिखाने के लिए है, कोई कोई इसका मीनिंग नहीं लेस का, ठीक है। ओके, एक लेस देन मतलब लेस देन हो ओके जाता सर, है, ठीक। समझ गई। ठीक है। देन L स्क्वायर कैन बी neglected. L square can be neglected in comparison to R square. Okay. ठीक है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, can neglected in comparison to R square. So the electric field at the point P. So the electric field at the point P due to a short dipole is कितना हो जाएगा, L हटा दोगे तो नीचे R पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p अपॉन R क्यूब, 2p अपॉन R क्यूब, अपॉन R क्यूब। नेक्स्ट है, इफ dipole is placed in air or vacuum, then capital K will be 1 and electric field E will be 1/4 by epsilon 2p upon R cube, 2p upon R cube। ध्यान रखना इन सब में जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, along OP होगा, ठीक है, डायरेक्शन मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम ध्यान से देखें तो जो डायरेक्शन ओपी था यही डायरेक्शन आपका पी का था, है ना। देखो पी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन ई का होगा वही डायरेक्शन पी का होगा, या जो पी का होगा वही ई का होगा। और पी के डायरेक्शन के लिए हमने बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, यानी अलोंग ओपी की तरफ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यस सर। तो इसी बात को चाहो तो लैंग्वेज के टर्म में भी यहाँ पे लिख लो नोट बना के। हालांकि कोई मीनिंग नहीं है, जिस बच्चे को पी का डायरेक्शन क्लियर हो और वेक्टर के अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए ये नोट कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे किसी तरीके से भूल हो या डाउट अराइज हो तो उसके लिए होगा कि आप यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई,
the direction of electric field E is in the direction of T. That is parallel to the axis of dipole from the negative charge towards the positive charge. ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे पी पे वेक्टर लगा देंगे, ये इसका इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप अलग से लिख लो नीचे इन वेक्टर फॉर्म, ये इक्वेशन नीचे लिख दो वेक्टर फॉर्म लिख करके। हो गया? ठीक है, तो हम निकालने चले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बनाते हैं पहले डायग्राम। तो बना लिया, चार्ज माइनस क्यू, ये है चार्ज प्लस क्यू, ये है इसका मिडिल पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी एल हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी आपकी एल हो जाएगी, और यहाँ से आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो, जो माइनस चार्ज होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपकी होगी E2। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्यू की तरफ होगा। तो इसका पॉइंट का नाम दे दो, इसका नाम बी था, इस पॉइंट का नाम ए था, तो ये बी पीबी के अलांग होगा, और जब प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी आपकी E1 और ये इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर बन जाए तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। कहाँ पे होगा? उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी फील्ड की वो क्या होगी? इन दोनों के बीच में होगी। कहाँ होगी? इन दोनों के बीच में होगी। देखते हैं कहाँ पे बीच में बनेगी। डायग्राम बना लेते हैं पहले अच्छे से, फिर राइटअप लिख लेंगे इसका। इन दोनों के बीच में होगी, देखते हैं कहाँ होगी। इनका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट फील्ड की जो बनेगी इस डायरेक्शन में बनेगी। और सपोज कर लो कि किसी एक से एंगल थीटा बना रही है, मान लिया इससे एंगल थीटा बना रही E1 से, तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन बनेंगी, तो ये एंगल भी आपका थीटा बन जाएगा, बन जाएगा थीटा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। that's good। कोई डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया है। अब इसके ऊपर एक डॉट डॉट लाइन बनाओ, इसके ऊपर एक डॉट डॉट लाइन ऊपर ले जाओ इसको, और इस E1 को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करो, और E2 को भी इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करो। E1 और E2 दोनों को इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। ठीक है, क्या कर दो? इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दो।
E1 और E2 दोनों को इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। ठीक है, चलिए E1 और E2 दोनों को इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ध्यान देने की बात है, ये सीधी लाइन है, 180 डिग्री एंगल आपके पास बन रहा है, ये भी सीधी लाइन 180 डिग्री एंगल बन रहा है आपके पास में। ठीक है, तो इसको जब E1 को ब्रेक करेंगे तो E1 जो होगा उसका कंपोनेंट जो E के डायरेक्शन में होगा, इसके डायरेक्शन में आपको मिलेगा E1 cos थीटा, और जो E2 का कंपोनेंट मिलेगा आपके पास में वो इस डायरेक्शन मिलेगा, उसका परपेंडिकुलर इधर मिलेगा, क्या मिलेगा, E1 sin थीटा मिलेगा आपको। E1 को ब्रेक करेंगे तो E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप E2 को ब्रेक करोगे, क्या ब्रेक करोगे, E2 को ब्रेक करोगे, क्योंकि अभी इसको जब सॉल्व करके देखेंगे हम तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का वो सेम आता है, सेम आता है मतलब दोनों इक्वल फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी एंगल होता है दोनों एंगल दोनों तरफ से सेम होगा, ये थीटा ये भी थीटा ही होगा। तो E2 को ब्रेक करेंगे तो E2 का भी आपको इधर E2 cos थीटा मिल जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपको कितना मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा E2 sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा E2 sin थीटा वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बट अब इससे पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हमको ये बातें समझ में आएगी ये डायग्राम बनाने के बाद में। चलिए नोट करते हैं कुछ चीजों को। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। ठीक है, लिख लो, एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख दो, Yes. एन इक्वेटोरियल लाइन of the electric dipole is a line. An equatorial line of the electric dipole is a line perpendicular to the axial line and it passes through a point midway between charges. ठीक है, चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज और लिखते हैं उसके बारे में। लेट अस सपोज दैट the observation point P is situated on the equatorial line. P is situated on the equatorial line of dipole such that its distance
from midpoint to O from midpoint of O of the electric dipole is R. Is R. ठीक है, एज्यूम कर लेंगे कि जो आपका डाइपोल है वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में है। ठीक है, ओके। और इस ट्रायंगल में देखें हम, तो ट्रायंगल है हमारे पास बीओपी एंड ट्रायंगल हमारे पास में एओपी। दोनों में ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। जो बीपी की वैल्यू होगी ये हाइपोटेनस होगा, तो ये अंडर रूट होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, और ये इक्वल टू होगा एपी के। ठीक है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। एपी इक्वल टू बीपी है, यहाँ पे क्या है, एपी इक्वल टू बीपी है आपका। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने एपीएस। तो इसी को डिलीट करके इसी पेज पे बनाएंगे जिसके डायग्राम Yes, sir. हो गया ना। So, हाँ, क्वेश्चन नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे। हेलो, यस सर। ठीक है, पहले इसको एक बार ड्राइव कर लेते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पे। Then electric field E1 can be written as 1/4 pi epsilon capital K Q upon, पॉजिटिव चार्ज फोर्स निकाल रहे हैं, Q upon AP स्क्वायर, Q upon AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, Q upon L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डायरेक्शन along AP, along AP is the direction of AP। ठीक है, and electric field E2 1/4 pi epsilon कैपिटल K, ये भी Q हो जाएगा अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर along PB हो जाएगा ये। तो जब किसी पॉइंट पे दो वेक्टर किसी एंगल पे काम करें तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच में होता है, पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जाता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि दो वेक्टर, जैसे मान लीजिए आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, तो क्या करना है, इसके हेल्प से आप पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ, जितने एंगल पे ये उतने एंगल पे यहाँ पे ये बनाओ, पैरेललोग्राम बना लो इसको ऐसे मिला करके। और उसके बाद में ये इसको यहाँ से मिला दो आप, ये जो होता है आपका रिजल्टेंट हो जाता है। ये रिजल्टेंट होता है अगर ये वेक्टर ए और बी हो आपका। यहाँ पे आपके पास ये E1 है इस डायरेक्शन में, ये E2 है, तो इनका रिजल्टेंट ये E हो जाएगा।
और इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इसका ये है कि अगर ए बी पता हो और इनके बीच का एंगल पता हो, क्या पता हो, इनके बीच का एंगल पता हो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकल जाता है। वो ना पता हो तो हम क्या करते हैं, इस आर का किसी एक के साथ में एंगल मान लेते हैं कि इसके साथ में एंगल थीटा है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया एंगल थीटा है, अब फिर इन दोनों के इनके परपेंडिकुलर में ब्रेक कर देते हैं कंपोनेंट पे। अब ब्रेक करके दोनों को फिर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमने E1 को और E2 को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका बना है अलोंग OP, ठीक है, एंड अलोंग OB, यानी यहाँ PB कह सकते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, P से OB के पैरेलल लाइन जो है वो लाइन कुछ कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसको। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना दिया हमने। तो E1 था आपका इस तरीके से, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बन गया, और E2 आपका था ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बन गया। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में है, यानी अलोंग OP वाला जो आपका फ्रैक्शन है E1 sin थीटा या E2 sin थीटा, वो अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्योंकि इन दोनों को ध्यान से देखो तो Q अपन L स्क्वायर R स्क्वायर साइन वैल्यू दोनों की सेम है, E1 इक्वल टू E2 है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करने पे भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट सिर्फ आपके पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मिलेगा आपको। तो लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी डायरेक्टली आपकी। ठीक है, लिख लें। चलिए लिख लो यहाँ पे, दी sorry, the magnitude of E1 and E2 is equal, but directions are different. So the E1 and E2 can be resolved in their components as shown in figure. ठीक है, so net E will be E1 cos theta plus E2 cos थीटा, और दोनों की वैल्यू चूंकि सेम है मैग्नीट्यूड, तो इसको लिख सकते हैं E1 E2 की वैल्यू पुटअप कर दे, cos थीटा कॉमन निकाल ले तो दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल के Q/R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा, क्या बन जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब इसी ट्रायंगल से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस इसका आपका L है, हाइपोटेनस आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो cos थीटा की वैल्यू यहीं पे निकाल लो, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दो। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आगे लिख लूंगा, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार।
1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल के क्यू, 2 को लाके इधर लिख देते हैं, 2Q कास्ट पे L/√L² प्लस R स्क्वायर लिखेंगे तो L ऊपर हो जाएगा, और नीचे देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगा आपका R² प्लस L² का पावर 3/2। कितना बन जाएगा? पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी नोट करते हुए चलना है अपने को कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जो P का डायरेक्शन है उसके अपोजिट बन रहा है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आगे नोट में लिखेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे जो 2QL आया है इसको क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। इतना नोट कर लो, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम। सर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, अगर कोई डाउट अराइज है तो उसको नोट कर लो यहाँ पे। ये जो E1 है वो चार्ज प्लस Q की वजह से है, E2 जो है वो चार्ज माइनस Q की वजह से है। नोट कर लिया इतना? यहाँ तक हो गया? यस सर, हो रहा है। Yes, sir. आगे बढ़े। चलिए, तो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2QL अपान R² प्लस L² पावर 3/2, और 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल टू P अपान R² प्लस L² पावर 3/2। ठीक है, in the direction of opposite to P, ठीक है, P के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, that is from प्लस Q to माइनस Q के पैरेलल, that is parallel to line from प्लस Q to माइनस Q। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ये। अब देखो, इफ L is less than R, then L² will be more and more less than R², and this will give you E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन के P अपान, देखो ये L को हटा छोड़ देना यहाँ से, तो ये R² पावर क्यूब बाई 2 है, 3/2, 2 कैंसिल, ये R पावर 3 हो जाएगा, R पावर 3 हो जाएगा। पिछले वाले में 2P अपान R³ था, इसमें P/R³ है, यानी एक्सियल लाइन पे
जो डायपोल मोमेंट था वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो डायपोल मोमेंट है उसका 2 टाइम्स था। ठीक है, लिख लेते हैं। बार बार इस बात को लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to the direction of dipole movement। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लिख देंगे तो ये लिखेंगे -1/4πε P अपॉन r⁵। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए कि जो P का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट P का डायरेक्शन होगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, यहीं से कोरिलेट कर सकते हैं E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε 2p अपॉन r³ एंड E इक्वाटोरियल इक्वल टू 1/4πε p अपॉन r³। ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन में किसके हैं? शॉर्ट डाइपोल के, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वाटोरियल। तो एग्जाम में कई बार आपको एक्सियल फील्ड दे दी जाती है, इक्वाटोरियल फील्ड पूछी जाती है। कई बार इक्वाटोरियल दे दी जाती है, एक्सियल पूछी जाती है। ठीक है, इसके हेल्प से कई बार रिवर्स कैलकुलेशन करके cos थीटा भी निकाला जा सकता है जरूरत पड़े तो। क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इक्वाटोरियल जो थी वो 2E1 या E2 cos थीटा थी, है ना। E1 की वैल्यू पता हो, EQ पता हो तो cos थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत इजीली बनेगा ये। Yes, sir. तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि अभी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, खास तौर पे जी एडवांस में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए। क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है किसी भी एंगल थीटा पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालने का। इसी फार्मूले से इक्वाटोरियल और एक्सियल का भी डेरिवेशन इजीली हो सकता है। थीटा 0 पुट अप करेंगे तो 2p हो जाएगा, थीटा 90 पुट अप करेंगे तो ये p हो जाएगा, यानी इक्वाटोरियल और एक्सियल दोनों इसी से आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला।